बढ़िया हूँ मैम, आप बताएं। आप आए नहीं? दिल्ली नहीं आए आप? आया था मैम। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई आपसे। हाँ मैम, फर्स्ट डे ही आया था केवल। सेकंड डे नहीं था, मतलब आज मतलब अटेंड नहीं किया। आप दोनों दिन थे क्या वहाँ पे? मैं थी सुबह मुझे कुछ काम था, तो मैं 12 बजे आ गई थी वापस यहाँ पे अच्छा। दिल्ली ना। सानी आपका सर इंटरव्यू से कैसा रहा भेज। मैम? हाँ, वैसे हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा था। चलिए अच्छा है, कांग्रेस। मिल जाए बस तो फिर और अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर मनीष, आपका हम शुरू करते हैं। अभी तो 5 लोग हैं, एक आध लोग और हो जाए तो हम शुरू करेंगे। जी मैम। आप बहुत भाग्यशाली हैं डॉक्टर मनीष। 365 डेज कंप्लीट हुए और फर्स्ट एपिसोड आपको मिल रहा है। हाँ मैम, तो मैं भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ। हनीमैन बर्थडे का फर्स्ट डे, ही इज ओनली 24 आवर्स ओल्ड। हम्म। हनीमैन, जी मैम। आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी सेलिब्रेशन चलेगा, पूरे हफ्ते चलेगा। मैम चलना भी चाहिए बिल्कुल। ऐसे इंसान हाँ, का बर्थडे भी तो था। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे लिए जैसे प्रिंस कृष्णा है, सेवियर जैसे आप, उनका रोल रहा हनीमैन जी का। जी मैम। मैं यहाँ बैठे सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार फिर वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर शुभकामनाएं देती हूँ। और आशा करती हूँ कि होम्योपैथी का नाम हमेशा इस दुनिया में रहे और बढ़ता रहे। तो सभी को मेरा नमस्कार। आज IFPH के 366वें एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर नूतन शर्मा। शुरुआत करने से पहले हम 1 मिनट की प्रेयर के लिए चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फिजिशियन हैं, एक हार्ड वर्किंग, zealous, having good communication skills। आपने BHMS किया है जयपुर से, और आप MD रेपर्टरी में मुजफ्फरपुर से पास करके आए हैं। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यू हैव बीन गिविंग कंट्रीब्यूशन एज writer, many scholarly 15 scholarly articles, thesis on cancer repertory and tinea corporis। आप STSH रिसर्च ब्रेस्ट कैंसर में सिलेक्ट हो चुके हैं। आपने डेटा कलेक्टर के रूप में AAB सर्वे का काम आप कर चुके हैं। आप फुल OPD अपने बलबूते पे चलाते हैं, और आप एक रेगुलर लेक्चर्स लेते हैं रेपर्टरी पर इन मेडिकल कॉलेज। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज आप बॉर्डर के अस्तित्व के ऊपर होम्योपैथी के साथ रिलेशनशिप में बोलने आए हैं। तो डॉक्टर मनीष सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार फिर वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर बहुत सारी शुभकामनाएं। प्लीज डॉक्टर मनीष आजाद सिंह, आप अपना प्रोग्राम शेयर करें और ओवर टू यू, प्रेजेंट करें। नूतन थैंक जी यू मैम। को को होस्ट बनाना पड़ेगा आईएफपीएच को। आईएफपीएच काइंडली मेक डॉक्टर मनीष आजाद को होस्ट। आई एम नॉट द होस्ट नाउ। ओके। ओके, आई आई हैव बीन मेड आप द होस्ट। जी। मैं बन गया हूँ जी जी। ओके, हाँ मनीष जी, आप शेयर कर सकते हैं। मनीष जी। जी सर।
हाँ हाँ, आप पूछ लीजिए सर। तो जैसे आज से पहले का जो भी लेक्चर मैंने लिया है वो सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे ही थे। इससे पहले हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और इसको कैसे समझ सकते हैं होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव में। और जैसा कि हम सभी इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि पर्सनल मतलब इससे पहले के लेक्चर्स में डिस्कस करते रहे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या, तो फिर से ही शुरू करेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है। बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है या एक ऐसा ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहाँ पे एक लंबे टाइम तक आपको एक पैटर्न दिखेगा, डिस्टर्ब पैटर्न दिखेगा बिहेवियर के रूप में, कॉग्निशन के रूप में, इनर एक्सपीरियंस के रूप में, जो कि नॉर्मल या कल्चरल एक्सपेक्टेशन से अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है नॉर्मल मतलब जो बिहेवियर का पैटर्न है वो एक लंबे समय तक आपको ये दिख रहा है कि नॉर्मल से अलग है, या तो उस इंसान का बात करने का तरीका, उठना चलना, कुछ भी जो एक लंबे समय तक दिखेगा कि ये नॉर्मल से अलग है, दिस इज नॉट नॉर्मल, तो हम उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर में काउंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा गया है एंड्योरिंग पैटर्न, तो ये चीज समझना पड़ेगा कि ये चीज ऐसा नहीं है कि आप किसी को 15 दिन में आप ये जज कर लें कि हाँ तुम्हें तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इफ देयर इज अ चेंज जो कि 15 डेज से आया है, तो नहीं, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में काउंट नहीं होगा। इट शुड बी मतलब किसी की जिंदगी में चीज लंबे समय तक होनी चाहिए, तब आप उसको बोलेंगे कि हाँ ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। ये जो पैटर्न है ये परवेसिव यानी कि बहुत वक्त से होते हैं, इनफ्लेक्सिबल यानी कि चेंज नहीं होंगे, और उसकी लाइफ के जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उसने उनको कैसे हैंडल किया है उनके बेसिस पे ये चीज आती है, उसके शरीर में दिखती है कि वो कैसे इन स्टिमुलस को हैंडल करता है, वो कैसे अपने एनवायरनमेंट में बिहेव करता है। ये जो इतने टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं ये बेसिकली 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किए गए हैं, और इनको डिवाइड करने के लिए जो क्लासिफिकेशन का मेथड है हम उसको DSM-5 कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। हम इसको DSM-5 कहते हैं। इसमें ऐसे 3 क्लस्टर्स को डिवाइड किया गया है। क्लस्टर ए जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, इसमें 3 तरीके के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। बेसिकली क्लस्टर ए ऑड या एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में बात करता है। इसमें पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, शेजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और शेजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। क्लस्टर बी ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करता है। हमने से पहले जितने भी पढ़े हैं वो सारे क्लस्टर बी के ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे डिस्कशन हो चुका है, हिस्ट्रियोनिक और नार्सिसिस्टिक पे हो चुका है। आज इस क्लस्टर बी का लास्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर सी में जो 3 तरीके के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं, दोज आर अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो आज हम समझेंगे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ब्रॉडर कैटेगरी है क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जो कि DSM-5 में मेंशन है, जैसा हमने इससे पहले देखा। क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज्यादातर ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक बिहेवियर वाले पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में से एक होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिस्टिंग्विश होता है दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ऑन द बेसिस ऑफ, तो बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो हैं इंटेंस और अनस्टेबल रिलेशनशिप, यानी कि इनका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत अनस्टेबल होता है। इंटेंस होगा, कुछ वक्त तक के लिए होगा, लेकिन ज्यादातर अनस्टेबल ही रहेगा। ठीक है। आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिसरेगुलेशन, रिकरेंट सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर एंड सुसाइडल आइडिएशन, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बार बार बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में दिखाई देंगे। अनस्टेबल रिलेशनशिप्स एंड इंटेंस रिलेशनशिप्स आर वेरी कॉमन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस 21st सेंचुरी की मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, तो आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इमोशनल डिसरेगुलेशन इज अ प्रॉब्लम। और रिकरेंट सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, या बार बार अपना हाथ काट रहे होते हैं, या खुद को मतलब हार्म पहुंचा रहे होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। हर क्लस्टर बी डिसऑर्डर में थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, लेकिन उनका अपना एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है और हम उनको उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बेसिस पे पहचान सकते हैं। अब थोड़ा सा और डाइव इन करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, और इस हर सिम्टम को समझते हैं कि किस तरीके का होगा। सबसे पहला है इंटेंस एंड अनस्टेबल इमोशन। ठीक है,
जो भी लोग बीपीडी से सफर कर रहे होते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, ये ज्यादातर इंटेंस इमोशन को फील कर रहे होते हैं, और ये इंटेंस इमोशन किसी भी तरीके का हो सकता है, और ये तुरंत तुरंत चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इनको तुरंत बहुत गुस्सा आएगा, और तुरंत बहुत दुख हो सकता है किसी बहुत छोटी सी बात पे, और वो छोटी सी बात इतना एस्केलेट कर जाएगी ना कि ये तुरंत मतलब क्या कहते हैं कि मतलब उस चीज पे बहुत बड़ा रिएक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और तुरंत ही उस चीज को भूल भी सकता है। ये इमोशनल मतलब वॉल्टाइल नेचर होता है इनका, जो कि बहुत एग्जॉस्टिंग होता है और बहुत ही चैलेंजिंग होता है मैनेज करने के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए भी और जो भी उनके चारों तरफ है उनके लिए भी। अब जैसे ये हमने एग्जांपल लिया है तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर जैसे मान लीजिए कोई है जो बीपीडी से सफर कर रहा है एंड ही इज इन रिलेशनशिप, तो वो बहुत छोटा सा डिस्कशन होगा कि तुमने मुझसे कल फोन पे बात क्यों नहीं की, हो सकता है कि बहुत नॉर्मल सा कन्वर्सेशन है, और उसके बाद अब वो होते होते वो कन्वर्सेशन यहाँ तक एस्केलेट कर जाएगा कि मतलब आई डोंट डिजर्व टू बी इन योर लाइफ एंड यू डोंट डिजर्व टू बी इन माई लाइफ, और हम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए और हम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है वहां से बात शायद सेल्फ हार्म तक पहुंच जाए, या फिर काफी मतलब बेसिकली वो इमोशन स्टेट मतलब वो जो रिलेशन है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। वो बार बार लड़ेंगे और बहुत छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ेंगे, और बहुत ही आसानी से वो छोटे मुद्दे छूट भी जाएंगे पीछे। ठीक है, तो वो इनस्टेबिलिटी रह सकती है। इनकी रिलेशनशिप्स अनस्टेबल होते हैं, बीपीडी में जितने भी रिलेशनशिप्स बनते हैं बीपीडी पेशेंट वाले, ये अनस्टेबल ही रहते हैं। वन ऑफ द हॉलमार्क फीचर ऑफ बीपीडी इज डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग ए स्टेबल रिलेशनशिप। ये जो इनस्टेबिलिटी है ये बेसिकली अगर हम बैकग्राउंड में जैसे इसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो आता है फियर ऑफ अबैंडनमेंट से। एक टेंडेंसी है जो ये अपने रिलेशनशिप में एक्सट्रीम्स शो करते हैं। बेसिकली बीपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं ये ज्यादातर अपने जो रिलेशनशिप के मतलब रिलेशनशिप में एक्सट्रीम नेचर ही शो करते हैं, या तो बहुत ही आइडियलाइज्ड वे शो करेंगे, और या बहुत ही डिमोनाइज्ड वे शो करते हैं। ठीक है, मतलब इनके लिए शेड्स ऑफ ग्रे नहीं होता है, ये हर चीज को या तो ब्लैक मानेंगे या तो व्हाइट मानेंगे, या तो बहुत ही आइडियल तरीके से आपको देखने की कोशिश करेंगे कि तुम एकदम मतलब बहुत ही आइडियल पर्सन हो, बहुत ही सत्यवादी हो, बहुत ही ऑनेस्ट हो, बहुत ही डिसिप्लिन हो, और या तो फिर बहुत ही नीच नजर से देखेंगे कि तुमसे ज्यादा घटिया कोई नहीं हो सकता। तो इनका जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये इधर शेड्स ऑफ ब्लैक देख रहे हैं या व्हाइट देख रहे हैं। द थर्ड वन इज डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज। इनका जो सेल्फ इमेज है वो डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल है अपने सेंस ऑफ आइडेंटिटी से और अपने सेल्फ इमेज से। ये अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं मतलब डिस्टर्ब फील करते हैं। इनको लगता नहीं है कि शायद ये जो है लोग इनको समझ नहीं पा रहे हैं, या ये लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, इनको हर बार अनसर्टेनिटी फील होती है कि ये कौन है, इनको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, क्या वैल्यूज हैं इनकी लाइफ में, और ये हमेशा इस चीज को लेके परेशान रहते हैं, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो फीलिंग है, एम्प्टीनेस की फीलिंग है, ये कैसे सिंक इन करे और हम कैसे इसको हटा सकते हैं। द नेक्स्ट इज इम्पल्सिव बिहेवियर। यूजुअली जो भी पेशेंट है जो बीपीडी से सफर कर रहे हैं, इनका बिहेवियर बहुत इंपल्सिव हो सकता है। ठीक है, अब ये इंपल्सिव बिहेवियर ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ गुस्से के फॉर्म में दिखेगा। ये इंपल्सिव बिहेवियर इस तरीके से भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके 5 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो रही है 25,000, और आप 15 तक आते आते वो पूरा 25,000 उड़ा चुके हैं। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में जाके मतलब किसी रेस्टोरेंट में जाके सडन आपको इमोशन आता है कि मुझे बहुत महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना चाहिए, और आप वहां जाके 10,000 उड़ा दे रहे हैं, या आप किसी महंगी जगह पे जाके शॉपिंग कर ले रहे हैं, और आप इतना रेकलेसली बिहेव कर रहे हैं या इतना इम्पल्सिवली बिहेव कर रहे हैं कि वो तुरंत खत्म हो गया और आपको नहीं पता कि आप आगे क्या करने वाले हो। ठीक है, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर एम्प्टीनेस, आपकी जो अंदर एम्प्टीनेस बैठा हुआ है या आपका जो बोर्डम है, आप उसके बेसिस पे आप तुरंत तुरंत इम्पल्सिवली बिहेव कर रहे हैं। दिस कुड बी रेकलेस स्पेंडिंग, दिस कुड बी सब्सटेंस अब्यूज, बिंज ईटिंग, सेल्फ हार्म बिहेवियर और रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर। इसके बाद है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। फियर ऑफ अबैंडनमेंट हमेशा ही एक सेंट्रल थीम रहेगा जब भी हम बीपीडी को समझने की कोशिश करेंगे। ड्राइविंग मेनी ऑफ द बिहेवियर्स, बेसिकली जो इनके इमोशनल रिएक्शंस होते हैं वो इसी की वजह से आ रहे होते हैं, क्योंकि इनको अंदर कहीं ना कहीं ऐसा फियर है कि ये अबैंडन कर दिए जाएंगे, सामने वाला जिसके भी थ्रू ये जिसके भी नजदीक ये हैं वो अबैंडन कर देगा इनको। तो इसी के लिए ये ओवर क्लिंगी नेचर शो कर सकते हैं, या कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं सामने वाले पे, इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट या बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाए। एंड द लास्ट इज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब खुद को डिस्कनेक्ट फील करना, चाहे अपने साथ वाले से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से।
जो लोग बीपीडी से सफर करते हैं इनको यूजुअली जोन आउट होना मतलब इनके लिए नॉर्मल है। ये किसी पार्टी में हो सकते हैं जो पार्टी बहुत लाइवली होगी, और लेकिन उस पार्टी में जाके सडनली ऐसा फील करने लगेंगे कि नहीं, मतलब मैं यहाँ हूँ कौन, क्यों, यहाँ पे कौन मेरा है, यहाँ पे शायद कोई दोस्त मेरा है ही नहीं, और वो अपने आप को बहुत अकेला फील करेंगे उस जोन आउट सिचुएशन में। ठीक है, तो इनका एक कॉमन एक्सपीरियंस ये होता है कि ये सडनली डिसोसिएट हो जाते हैं उनके नॉर्मल इन्वायरमेंट से। इनको ऐसा लगने लगता है कि मैं यहाँ क्यों ही हूँ, मैं इस भीड़ के बीच में अकेला महसूस कर रहा हूँ, ऐसा इनको मतलब नॉर्मली इनको ऐसा फील होता रहता है। अब अगर हम इसकी कॉजेज को समझने की कोशिश करें कि कैसे, मतलब ज्यादातर कैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखता है शरीर, तो अगर हम कॉजेज को समझें तो फर्स्ट इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कि कैसे आया शरीर में। तो एविडेंसेस ये बताते हैं कि जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीपीडी में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होने के लिए। इंडिविजुअल जिनकी जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो बीपीडी के साथ, या फिर जहाँ पे दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स रहेंगे, वहां पे बहुत हाई रिस्क है कि जो भी बच्चा होगा उसको बीपीडी हो सकता है। हैविंग अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हमेशा ये गारंटी नहीं करता है कि जो भी बच्चा होगा उसको बीपीडी होगा ही। ठीक है, तो दिस कुड बी अ रीजन, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। देन देर इज सेकेंड, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। हम जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स अब तक पढ़ चुके हैं और जितने भी आगे पढ़ेंगे, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि किसी भी मेंटल हेल्थ को डिस्कवर करने में या उसके रूट्स तक अगर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इज ऑलवेज प्रेजेंट है। सो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जैसे कि निग्लेक्ट, अब्यूज, अब्यूज किसी भी तरीके का, फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल, और अनस्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट, ट्रोमैटिक इवेंट्स, ये सारे के सारे यूजुअली डेवलप होते हैं बीपीडी के साथ। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहते ही हैं। दीज एक्सपीरियंसेस कैन डिस्टर्ब द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स, और इसकी वजह से ही कभी भी हेल्दी अटैचमेंट या हेल्दी रिलेशनशिप बाद में नहीं बन पाता है। हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम साइकोलॉजिकल इवेंट्स पे डिस्कस करेंगे। द थर्ड इज द न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स। स्टडीज ने ये भी फाउंड किया है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सर्टेन ब्रेन रीजन्स इन इंडिविजुअल्स विद बीपीडी, पर्टिकुलरली वो एरिया जो कि इमोशन रेगुलेशन या इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ज्यादा मतलब इनमें स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन एंड एमआरआई रीडिंग्स हैव सीन दीज, दैट जो लोग बीपीडी से सफर करते हैं इनका इमोशनल रेगुलेशन और इम्पल्स कंट्रोल का जो ब्रेन का रीजन होता है, ये स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल से, और फंक्शनली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसीलिए इनका इमोशनल डिसरेगुलेशन और इम्पल्सिविटी थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक स्ट्रेस अगर किसी के लाइफ में बना हुआ है, किसी के अनस्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट्स हैं, ऑब्वियसली ये चाइल्डहुड से शुरू हो सकता है, एंड इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, तो ये चीजें बीपीडी को मोटिवेट कर सकती हैं। ये फिर से वही बात होगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हमेशा ही इंपॉर्टेंट होगा जब भी कोई भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं ये हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म और इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये मतलब बीपीडी वाले पेशेंट को वल्नरेबल बना देते हैं फिर। देन देर इज टेम्परामेंटल फैक्टर्स। कुछ टेम्परामेंटल ट्रेड्स जैसे इम्पल्सिविटी, अगर कोई बहुत इम्पल्सिव है, कोई बहुत इमोशनली सेंसिटिव है, कोई बहुत हाई लेवल ऑफ रिएक्टिव है, तो ऐसे पेशेंट में बीपीडी ज्यादातर देखा जा सकता है। And it is important to note that while these factors may increase the risk of developing BPD, not everyone exposed to them will develop the disorder. जैसा हमने जेनेटिक में पढ़ा, यहाँ पे भी सेम चीज ही लिखी हुई है कि जो भी लोग इन फैक्टर्स के प्रति मतलब रिस्क में है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर उस इंसान को बीपीडी ही होगा। ठीक है, या होना ही जरूरी है, ये जरूरी नहीं, बिकॉज स्ट्रेस इज वेरी कॉमन इन 21st सेंचुरी। तो हर वो इंसान जो एक लंबे समय तक स्ट्रेस में है, वो जरूरी नहीं कि किसी न किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा ही। अब थोड़ा सा और डाइव इन करते हैं, ये समझते हैं कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज क्या है बीपीडी। अगर किसी में बीपीडी आ रहा है तो क्या साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं एक्सप्लेन करने के लिए किस पर्सन को बीपीडी है। द फर्स्ट इज साइकोडायनामिक थ्योरी। फेमस साइकोलॉजिस्ट जैसे सिगमंड फ्रूड और लेटर ऑटो कर्नबर्ग ने एम्फेसाइज किया था कि रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है तो, पर्टिकुलरली अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप या जो भी डेवलपमेंट हुआ है बच्चे का जिस एनवायरनमेंट में, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा ये समझाने के लिए कि बच्चे में कैसे बीपीडी आया है। इन थ्योरीज के हिसाब से इंडिविजुअल जिनको बीपीडी है वो या तो बचपन में सिग्निफिकेंट ट्रॉमा झेले हैं,
निग्लेक्ट हुए हैं या इनवैलिडेट हुए हैं ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, और इस वजह से ही आज उनको ये इमोशंस रेगुलेट करने में और स्टेबल रिलेशनशिप फॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली साइकोडायनामिक थ्योरी बचपन में निग्लेक्ट को, इनवैलिडेशन को और सिग्निफिकेंट ट्रॉमा को कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स मानती है। द सेकेंड इज अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी दिया था जॉन बॉल्बी ने और एक्सपैंड किया था मैरी एंसवर्थ। ये लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो केयर गिवर है वो एक इंडिविजुअल का अटैचमेंट स्टाइल बनाता है, which in turn influences their interpersonal relationship throughout the life। तो जो भी आपका केयर गिवर है वो किस तरीके से आपको वो केयर दे रहा है, वही आपको आगे चल के अटैचमेंट बनाने में हेल्प करेगा। तो इंडिविजुअल जिनको बीपीडी है, इन्होंने कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट या अब्यूसिव केयर गिविंग देखी थी अपने चाइल्डहुड के दौरान, ठीक है। इसी वजह से इनको आगे चल के इनसिक्योर अटैचमेंट पैटर्न बनते गए, और जो बाद में इनके अंदर डीप रूट कर गया क्या, फियर ऑफ अबैंडनमेंट एंड डिफिकल्टी इन ट्रस्टिंग अदर्स। क्योंकि इनके जो केयर गिवर थे वो कहीं ना कहीं इनको वो कंसिस्टेंसी नहीं दे पाए, इनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं बन पाया, और इस वजह से फिर आगे चल के भी इनको दूसरों में ये वाला डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला रह जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे प्यार मिलेगा ही नहीं। तो वो जो डर है वो अटैचमेंट थ्योरी बेसिकली इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। द नेक्स्ट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी थ्योरी, सॉरी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी जो है वो बीपीडी फोकस करती है बेसिकली मैल अडेप्टिव कॉग्निटिव पैटर्न्स को, डिसफंक्शनल बिलीव्स को, और कंट्रीब्यूट करती है इसके डेवलपमेंट में एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिसऑर्डर। अब जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी है, वैसे ही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी होती है, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी यही सजेस्ट करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनमें नेगेटिव कोर बिलीव्स हैं, उनके प्रति या उनके एनवायरनमेंट के प्रति हम उसको किस तरीके से बाहर निकालें। सो द फर्स्ट वन वुड बी आइडेंटिफाइंग इट एंड द सेकंड वन वुड बी रिमूविंग इट। तो यहाँ पे टारगेट वर्क चलेगा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी भी सेम वैसी चीज है कि आप अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उसको पहले टारगेट कीजिए, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे। So these theories suggest that individuals with BPD may have negative core belief। इनको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कोर बिलीफ है अपने बारे में और अपने वर्ल्ड के बारे में, जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न के प्रति लीड करती है या इमोशनल डिसरेगुलेशन को जन्म देती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस फॉर बीपीडी ऑफन टारगेट, जो नॉर्मली इसी कॉग्निशन को टारगेट करता है, जब हम इसको थेरेपी में पढ़ेंगे तब। द नेक्स्ट वुड बी डायलेक्टिकल बिहेवियर थ्योरी। डीबीटी डेवलप किया था मार्शल लिन्हन ने। ये वाइडली यूज ट्रीटमेंट अप्रोच है बीपीडी के लिए, और बहुत सारे उसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिजीजेस के लिए डीबीटी यूज किया जाता है। दिस इंटीग्रेट एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी विद कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम माइंडफुलनेस एंड डायलेक्टिक्स। डीबीटी बेसिकली एम्फेसाइज करता है डायलेक्टिकल बैलेंस, एक्सेप्टेंस का और चेंज का, फोकस ऑन टीचिंग स्किल्स फॉर इमोशन रेगुलेशन। तो अगर आपको डीबीटी मतलब थेरेपी जब चलेगी तो बेसिकली ये समझाया जाएगा कि आप जिस इमोशन को रेगुलेशन कर रहे हैं या आप जिस भी इमोशन के से जूझ रहे हैं उससे निकलने का सही तरीका क्या है। अगर आपको किसी के झूठ बोलने पे गुस्सा आ रहा है तो आप हर उस गुस्से में लोगों को मार नहीं सकते, आप उस गुस्से को कैसे चैनल आउट कर सकते हैं, बेसिकली डीबीटी थेरेपी में वो चीज समझाई जाएगी। आपको कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेटर बनाना है, डीबीटी वो चीज को समझाएगा। द लास्ट इज इंटरपर्सनल थ्योरी। इंटरपर्सनल थ्योरी बीपीडी का इस चीज पे फोकस करता है कि वो जो डिफिकल्टीज हैं जो इंडिविजुअल सफर कर रहे हैं बीपीडी से, वो क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप के दौरान, वो उसको समझाने के लिए इंटरपर्सनल थ्योरी समझाई गई है। जैसे दे मे हैव अ हाइटेंड सेंसिटिविटी टू इंटरपर्सनल क्यूज, मे स्ट्रगल टू एक्यूरेटली परसीव एंड इंटरप्रेट सोशल इंटरैक्शंस। जैसे हो सकता है कि उनको उनकी जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के प्रति, जो उनका स्ट्रगल है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, और इस वजह से उनका सोशल इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। इसी वजह से इनको डिफिकल्टी हो सकती है फॉर्मिंग अ स्टेबल रिलेशनशिप थ्रू आउट द टाइम। द नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी, कि अगर बीपीडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना क्यों जरूरी है, कितना दिखेगा हमें एक नॉर्मल पॉपुलेशन। सो बेसिकली प्रेवलेंस बीपीडी करीबन 1 से 2% कॉमन है जनरल पॉपुलेशन। एंड सिंस जब हम ऐसे सोचते हैं कि 1 से 2% तो बहुत कम होता है, ठीक है, बट अगर इसको इस तरीके से समझें कि अगर किसी जगह पे 100 लोग रह रहे हैं तो वहां 2 लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग रहते हैं, फिर ऐसे समझिए कि हमारे कंट्री में कितने लोग रहते हैं। तो अगर हम उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं
तो हमें समझ में आएगा कि 1 से 2% इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन विच इज सफरिंग फ्रॉम बीपीडी। अगर हम जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो शुरू में सोचा जाता था कि ये वुमेन में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेन, बट रीसेंट रिसर्च ये बताते हैं कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ही है, करीबन करीबन, ठीक है। इट इज नॉट दैट कि फीमेल्स में ज्यादा होता है और मेल्स में ज्यादा होता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम अपने पिछले पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करें तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स फीमेल में ज्यादा प्रेवेलेंट होता है, एंटी सोशल मेल में ज्यादा होता है, लेकिन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कुड बी कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, एज ऑफ ऑनसेट, बीपीडी को एडोलसेंट में भी डायग्नोस किया जा सकता है, ठीक है। तो बीपीडी एक ऐसी परेशानी है जो अगर इमर्ज होगी तो आपको लेट एडोलसेंस तक, मतलब 18 तक, 17 तक, 20 तक दिख जाएगी कि हाँ ये सफर कर रहा है बीपीडी से, ठीक है। जैसे हमने एंटी सोशल में पढ़ा था कि आप एंटी सोशल का टैग किसी को 18 लेस को नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर कोई 18 एज से लेस है तो आप उसको एंटी सोशल के लिए डायग्नोस नहीं कर सकते, लेकिन बीपीडी को कर सकते हैं, क्योंकि बीपीडी के जो भी सिम्टम्स हैं वो करीबन करीबन जब लेट लेट एडोलसेंस में पहुंचेगा ना तो उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ये हो सकता है शुरू में लेस सीवियर होंगे क्योंकि एज कम है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये इंडिविजुअल्स में और ग्रो करते हैं और आगे चल के और क्लियरली दिखने लगेंगे। कोमॉर्बिडिटी, कोमॉर्बिडिटी बेसिकली ये समझा रहा है कि बीपीडी के साथ और कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। तो बीपीडी कॉमनली को ऑकर करता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ, जैसे मूड डिसऑर्डर जिसमें डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर दोनों आते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स। अब देखिए, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था रेकलेस रिएक्शन होता है, तो ईटिंग डिसऑर्डर जैसे बिंज ईटिंग होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है, बुलिमिया हो सकता है, ये वाले ईटिंग डिसऑर्डर्स बीपीडी में देखे जा सकते हैं। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जैसे सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज और नार्कोटिक्स का इंटॉक्सिकेशन, ये चीजें कॉमन है उन लोगों के लिए जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जूझ रहे हैं, क्योंकि इनका रिएक्शन इम्पल्सिव होता है। तो इनको उस वक्त के दौरान ये चीज समझ में नहीं आएगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना सही है या कितना गलत है, ठीक है। तो इसीलिए आगे चल के ये चीज उसके साथ कोमॉर्बिडिटी में एग्जिस्ट कर सकती है। द नेक्स्ट इज सुसाइडिलिटी एंड सेल्फ हार्म। बीपीटी इंडिविजुअल्स यूजुअली इंक्रीज रिस्क पे होते हैं क्योंकि ये बार बार सुसाइडल बिहेवियर में या सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे खुद को काटना, खुद को जलाना। रेट ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट एंड कंप्लीटेड सुसाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं उन लोगों में जिनमें बीपीडी देखा गया है इन कंपैरिजन टू द जनरल पॉपुलेशन। सो ये जो 1 या 2% है, अगर हम इसको अर्ली टाइम पे डायग्नोस कर लेते हैं तो हमें हमेशा पता होगा कि ये एक हाई रिस्क पे है फॉर सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर और फॉर सुसाइडल। अब ये हो सकता है कि सुसाइड से वो सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ये सोचिए कि अगर उसका हाई रिस्क ऐसा होता है कि मैं अपने फ्लैट में हूं, मैं सिलेंडर जला लूं, तो अब आप ये सोचिए कि वो अपने साथ साथ और लोगों को भी रिस्क में डाल रहा है। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको अर्ली एज में डायग्नोस कर लें। हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन, पीपल विद बीपीडी नॉर्मली खुद से आके मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए सीख कर सकते हैं या करते हैं। दिस कैन इंक्लूड साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट। बेसिकली आज की जो जनरेशन का स्टिग्मा है, जनरेशन का क्या, हमारी जो सोसाइटी का स्टिग्मा है साइकोलॉजिकल डिजीजेस को लेके, वो थोड़ा सा इस चीज को इनअप्रोचेबल बना देता है या मुश्किल बना देगा। बट बीपीडी वालों को यूजुअली इतना समझ में आ रहा होता है कि हम थोड़ा सा, मतलब नॉर्मल से थोड़े से अलग हो चुके हैं। एंटी सोशल में सामने वाला आएगा ही नहीं कभी, लेकिन बीपीडी में क्योंकि एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर वो खुद नहीं भी बोलेगा तो उसका स्पाउस उसको ये चीज बार बार समझाएगा कि इस रिलेशनशिप को सिर्फ तुम्हारी वजह से या शायद तुम्हारी मेंटल हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें किसी को मिलना चाहिए। सो दैट इज वाई बीपीडी में यूजुअली लोग खुद से आके मिलते हैं साइकोलॉजिस्ट से। रिसेंट रिसर्चेस क्या बोलती हैं बीपीडी के बारे में? द फर्स्ट इज न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। रिसर्च जिसमें न्यूरो इमेजिंग होती है, जैसे एमआरआई या पेट स्कैन, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये बताती हैं कि जो लोग बीपीटी से सफर करते हैं इनके ब्रेन में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी देखी गई। ज्यादातर ये उसी एरिया में होती है जो इमोशनल रेगुलेशन के लिए इन्वॉल्व है, इंपल्स कंट्रोल के लिए इन्वॉल्व है और इंटरपर्सनल प्रोसेसिंग के लिए इन्वॉल्व है। तो ब्रेन का जो पार्ट इंटरपर्सनल इमोशंस के लिए और रेगुलेशन के लिए इन्वॉल्व है, वहां पे स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस देखे गए हैं रिसेंट रिसर्चेस में। जेनेटिक एंड फैमिलियर फैक्टर, फिर से हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जिस फैमिली में बीपीटी है, माँ और बाप दोनों को है, वहां पे बच्चे को होने के चांसेस ज्यादा है। जहां पे किसी एक पेरेंट को है वहां पे हो सकता है कि हो सकता है कि ना हो। तो बेसिकली जेनेटिक मेक्स यू एट हायर रिस्क फॉर सफरिंग फ्रॉम फॉर बीपीडी। ओके, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, अगर किसी ने अपने चाइल्डहुड में एडवर्स चाइल्डहुड देखा में ट्रॉमा, निग्लेक्ट
इनवैलिडेटिंग इन्वायरमेंट देखा है, तो रिसर्चेस ये चीज बताती हैं कि ऐसे लोग ज्यादातर आगे चल के किसी ना किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं। बीपीडी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो रिपोर्ट्स ये बता रही होती है कि चाइल्डहुड अब्यूज या निग्लेक्ट जो कि इस डिसऑर्डर के साथ अगर मतलब किसी ने देखा है बार बार, तो वो इस डिसऑर्डर से सफर कर सकता है। इमोशन डिसरेगुलेशन बेसिकली कॉमन कोर फीचर है बीपीडी का, और रिसर्च ने एग्जामिन किया है बहुत सारे एस्पेक्ट के साथ कि इन लोगों में जो इमोशनल रेगुलेशन होता है वो किस किस पार्ट में होता है। जैसे हाइटेंड इमोशनल रिएक्टिविटी दिखती है, डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग एंड लेबलिंग इमोशंस, इनको अपने जो इमोशन है ये उसको हमेशा ही आइडेंटिफाई करने में और लेबल करने में मुश्किल देखते हैं। मैल एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज, इनके जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं किसी इमोशन के प्रति या किसी रिएक्शन के प्रति, वो हमेशा ही मैल एडेप्टिव होते हैं। देन देयर इज ट्रीटमेंट आउटकम्स। बीपीडी को एक समय पे ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता था, लेकिन रिसर्च ने ये बताया है कि जो साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं, स्पेसिफिकली जैसा हमने अभी इससे पहले पढ़ा था डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ये चीज रिड्यूस करने में बहुत हेल्प कर सकती है। इसके अलावा स्टडीज ने इफेक्टिवनेस को एक्सप्लोर किया है साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस को, जैसे मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी और ट्रांसफरेंस फोकस थेरेपी को भी, और ये माना है कि ये चीजें भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल हैं पेशेंट को रिकवर करने के लिए। देन देयर इज रिकवरी एंड रेजिलियंस। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज ने काफी एविडेंस प्रोवाइड किया है कि जो लोग बीपीडी से एक्सपीरियंस करते हैं इनमें इंप्रूवमेंट के सिम्टम्स दिखते हैं थोड़े टाइम में, तो फंक्शनिंग ओवर टाइम बढ़ सकती है विथ बेटर। कुछ लोगों को फुल रेमिशन मिला है, ठीक है। फैक्टर्स लेकिन इसमें जो एसोसिएटेड रहेंगे वो होंगे क्या, बेटर आउटकम इंक्लूड्स इन एंगेजमेंट इन ट्रीटमेंट, कि आप कितने टाइम तक एंगेज थे ट्रीटमेंट के साथ, आपका जो सोशल नेटवर्क है वो कितना सपोर्टिव है, और आपने जो अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज थी उनको कितना सुधारने की कोशिश की है। ये रिकवरी हमेशा इस चीज पे डिपेंडेंट है। द नेक्स्ट पार्ट इज डायग्नोसिस, कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर ये सारे सिम्टम्स हमें दिखे और अभी आया हमारे क्लिनिक पे, तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि ही सफरिंग फ्रॉम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो द फर्स्ट वुड बी क्लिनिकल इंटरव्यू। ऑब्वियसली बीइंग होम्योपैथ हमें तो वैसे भी मेंटल हेल्थ को हमेशा इंपॉर्टेंस देना है, हमारे लिए तो मेंटल सिम्टम्स वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बट क्लिनिकल इंटरव्यू हमेशा ही इंपॉर्टेंट होगा। सो द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल विल कंडक्ट अ थॉरो क्लिनिकल इंटरव्यू टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इंडिविजुअल सिम्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और आपकी करंट फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली है क्या, और आप उसको कैसे फंक्शन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं, जैसे अनस्टेबल रिलेशनशिप, इंटेंस मूड स्विंग, इम्पल्सिव बिहेवियर एंड सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। सो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो आपकी क्लिनिक पे आता है और आके बोलता है कि मेरा जो बेटा है वो बार बार अपना हाथ काटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ जरूर रूल आउट करना चाहेंगे कि कहीं इस बच्चे को जो भी 21 या 23 ईयर्स का है इसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं। देन देर इज दिस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमेशा ही DSM-5 के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो DSM-5 के बेसिकली कुछ पॉइंट्स होते हैं, और जिसके अंदर ये पॉइंट्स अगर आप टिक करते जा रहे हैं और बार बार मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स टिक हो रहे हैं, तो इस पेशेंट को आप बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए डायग्नोस कर सकते हैं। द फर्स्ट इज फ्रैंटिक एफर्ट टू अवॉइड रियल और इमेजिन्ड अबैंडन, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार ये चीज दिखेगा कि उस पेशेंट को अबैंडनमेंट के इश्यूज हैं। The second is a pattern of unstable and intense interpersonal relationship characterized by alternating between extremes of idealization and devaluation. तो ये क्या बोल रहा है कि अनस्टेबल और इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, और इसके साथ अल्टरनेट हो रहा है एक्सट्रीम ऑफ आइडियलाइजेशन के साथ और डिवैल्यूएशन के साथ, कि तुरंत तुरंत तो मतलब आइडियलाइज हो रहा है और उसके बाद तुरंत मतलब शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है, इधर व्हाइट और इधर ब्लैक। The next is impulsivity in at least two areas. Potentially self damaging हो सकता है, और या फिर अब देखिए सेल्फ डैमेजिंग के में कोई दो एरिया तो जरूर दिखना चाहिए। इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि या तो रेकलेसली पैसा खर्च करना, सेक्स के पीछे भागना, सब्सटेंस अब्यूज, रेकलेस ड्राइविंग और बिंज ईटिंग। तो अगर किसी में ये दो बॉक्सेस टिक होते हैं इन 6 चीजों में से, तो आप उसको एक बार सोच सकते हैं। रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर, जेस्चर और थ्रेट और सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर। अगर किसी का बिहेवियर सेल्फ थ्रेट के प्रति बार बार जा रहा है, सेल्फ म्यूटिलेशन के लिए जा रहा है, या सुसाइड अटेम्प्ट आप बार बार देख रहे हैं कि उसने कोशिश की हुई है, तो आप इस चीज को एक बार कंसिडर कीजिएगा। अफेक्टिव इनस्टेबिलिटी ड्यू टू मार्क रिएक्टिविटी ऑफ मूड, एग्जाम्पल इंटेंस एपिसोडिक डिस्फोरिया, इरिटेबिलिटी,
anxiety usually lasting for a few hours and only rarely more than a few days. तो किसी को कुछ दिन से अगर एंजाइटी का अटैक्स आ रहे हो लेकिन कुछ घंटे तक रह रहे हो, तो हाँ, वहां पे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी सोचा जा सकता है। क्रॉनिक फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि एक पेशेंट जो कि लंबे समय तक किसी पार्टी में रहे और जाके ये सोचे कि मैं यहाँ अकेली या अकेला हूँ, मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि नहीं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो अगर किसी के साथ ये चीजें दिख रही हैं तो आप उसमें डायग्नोसिस कर सकते हैं। द लास्ट इज इनअप्रोप्रिएट इंटेंस एंगर और डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग एंगर। तो अगर किसी में एंगर इश्यूज आपको बार बार दिख रहे हैं और उसके साथ अगर आप बाकी के पॉइंट्स टिक कर रहे हैं, तो फिर आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। असेसमेंट टूल्स, क्लिनिशियंस कुछ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चनायर्स हैं और रेटिंग स्केल्स हैं जो बीपीडी के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जांपल से सॉरी, अगर इसके लिए एग्जांपल दें तो इसमें है मैकलीन स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर सिवियरिटी इंडेक्स। सो एमएसआई बीपीडी एक स्केल है एंड इसके अलावा बीपीडी एसआई भी एक स्केल है जिसको यूज किया जा सकता है। देन देयर इज रूल आउट अदर डिसऑर्डर्स, क्योंकि सारे ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इतने इंटरमिंगल्ड हैं कि अगर आप किसी एक को पकड़ने चलें तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा पकड़ में, तो रूल आउट करना ही पड़ेगा। So there is mood disorder, there is anxiety disorder, there is substance use disorder, and there are other personality disorder. तो आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि आपके सामने जो बैठा है उसको पहचानिए कि ये कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। एंड देन देयर इज कोलैटरल इन्फॉर्मेशन। कोलैटरल इन्फॉर्मेशन, हम वैसे भी जब पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज पढ़ते हैं तो हम ये चीज पढ़ते हैं कि आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट, हैव योर ओन ऑब्जर्वेशन, एंड द थर्ड वन इज ऑलवेज जो अटेंडेंट हम उसे पूछेंगे एंड क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज बोली जा रही है कि जब पेशेंट आता है तो कोलैटरल इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके साथ वालों से चीजें पूछिए कि वो इन एनवायरमेंट में किस तरीके से बिहेव करेगा, और कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके प्रति उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, जिससे आप इस चीज को डायग्नोस करने में हेल्प की तरह यूज कर सकें। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, मॉडर्न ट्रीटमेंट में कौन कौन सा पार्ट है जो कि बीपीडी में यूज किया जाता है। सो द फर्स्ट इज साइकोथेरेपी। ये साइकोथेरेपी में चार तरीके की थेरेपीज है जिनको यूज किया जाता है। द फर्स्ट इज डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, द सेकंड इज स्कीमा फोकस थेरेपी, द थर्ड इज मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी, एंड द फोर्थ इज ट्रांसफरेंस फोकस थेरेपी। सो डीबीटी मोस्ट वाइडली रिसर्च और एम्पिरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट है बीपीडी का। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जहां पे फोकस किया जाता है ये पढ़ाने के लिए कि स्किल्स क्या है, मतलब आपके स्किल्स को सुधारने की कोशिश की जा रही है बेसिकली, इमोशन रेगुलेशन के प्रति, डिस्ट्रेस टॉलरेंस के प्रति, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस के प्रति, एंड माइंडफुलनेस के प्रति। सो डीबीटी बेसिकली इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है एक हेल्दियर वे लर्न करने के लिए, इंटेंस इमोशंस के साथ, और आपके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने में हेल्प करेगा। स्कीमा फोकस थेरेपी मैल एडेप्टिव स्कीम्स को और कोर बिलीफ्स को अंडरलाइन करती है बीपीडी सिम्टम्स के साथ और उनको सुधारने में आपकी हेल्प करती है। देन देयर इज मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी जो फोकस करती है इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड देयर ओन थॉट, फीलिंग एंड दोज ऑफ अदर्स। तो बेसिकली मेंटलाइजेशन कैपेसिटी थेरेपी आपको अपने चारों तरफ वालों के, मतलब वो जो बोल रहे हैं और आप जो उसको गलत समझ रहे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको सुधारने में हेल्प करेगी। द लास्ट इज ट्रांसफरेंस फोकस थेरेपी, एक साइकोडायनेमिक थ्योरी थेरेपी है जो फोकस करती है ऑन एक्सप्लोरिंग एंड रिजॉल्विंग डिफिकल्टीज इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सो बेसिकली ये कपल थेरेपी की तरीके से है, पर्टिकुलरली इन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, कि आपकी रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये कहाँ से शुरू हुआ और आप इसको कैसे कैसे डील कर सकते हैं। देन देयर इज मेडिकेशन। मेडिकेशन नॉर्मली प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है बीपीडी का, लेकिन कुछ टारगेट स्पेसिफिक सिम्टम्स अगर कोमॉर्ब होते हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या मूड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो वहां पे मूड स्टेबलाइजर्स या स्लीपिंग मेडिकेशंस को यूज किया जा सकता है। सपोर्टिव सर्विसेज, सपोर्टिव सर्विसेज में बेसिकली केस मैनेजमेंट, कि आप कैसे हेल्प कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कैसे कम्युनिटी से बेसिकली उसको कनेक्शन फील करवा सकते हैं, वो सर्विसेज कैसे उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। उसको बोलिए कि वो सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करे और अपने आप को अकेला महसूस ना करे, वो सेंस ऑफ कम्युनिटी फील करे, वो वैलिडेशन महसूस करे, वो इंकरेजमेंट महसूस करे, तो उसको बेसिकली ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करने को इंकरेज किया जाता है। एंड देन देयर इज क्राइसिस इंटरवेंशन, जहाँ पे
आप उनको क्राइसिस हॉटलाइंस के नंबर दे सकते हैं कि अगर किसी मुसीबत में हो आप, या आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको किसी के साथ की जरूरत है, तो इनको कॉल कीजिए। देन देयर इज फैमिली एंड कपल्स थेरेपी, जहाँ पे एक से मतलब बेसिकली एक रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है इन चीजों को, उस चीज में हेल्प करता है। एंड द लास्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, जहाँ पे सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, सेल्फ इवैल्यूएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस को एम्पावर करने की कोशिश की जाती है। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कि हम कौन कौन सी मेडिसिन को दे सकते हैं इस चीज के लिए और क्या क्या रूब्रिक लेंगे। बेसिकली मेरा एमडी क्योंकि रेपर्टरी में ही था, तो इसलिए मेरे लिए रूब्रिक्स थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ रूब्रिक्स कैंट रेपर्टरी से लिए हैं, और उसके बाद मैक्सिमम रूब्रिक्स जो है वो कंप्लीट रेपर्टरी और सिंथेसिस रेपर्टरी से होगा। यहाँ पे अगर किसी को अपना इनपुट देना होगा कि ये रूब्रिक्स को भी लिया जा सकता है, तो प्लीज जब ये सेशन खत्म होगा तो मैं 5 मिनट पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा, तो फिर हम लोग इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। देर इज माइंड इमोशन चेंजेबल, देर इज माइंड इमोशन इरिटेबिलिटी, माइंड इमोशन एंगर एंड माइंड इमोशन एंग्जाइटी। ये 4 रूब्रिक्स मैंने बेसिकली कैंट रेपर्टरी से लिए था। अब इसके बाद कंप्लीट रेपर्टरी, माइंड इमोशन फियर ऑफ अबैंडनमेंट, इम्पल्सिव, डेल्यूजन, आइडेंटिटी, ऑल्टरनेटिंग। तो क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आइडेंटिटी अल्टरनेटिंग का रूब्रिक आएगा यहाँ पे। डेल्यूजन परसिक्यूटेड, फियर्स दे विल बी परसिक्यूटेड। डेल्यूजन सेल्फ ऑल्टर्ड, थिंक ही इज अनदर पर्सन, क्योंकि आइडेंटिटी का क्राइसिस है तो ही थिंक्स दैट ही इज अनदर पर्सन। डेल्यूजन बीइंग डबल, delusion desire to die, delusion desire to escape, delusion desire to be alone, delusion desire to be punished, delusion desire to be injured, delusion desire to harm others, delusion desire to be destroyed, delusion desire to be deserted, delusion desire to be hated, and delusion desire to be despised. अब अगर हम इन रूब्रिक्स को ध्यान से देखें, तो ये जो शुरू के 20 रूब्रिक्स हैं, ये हमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस का जो बेसिक सिम्टम होता है पेशेंट का, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उसकी मेंटल स्टेट है, जैसे कि डिस्पेयर की फीलिंग आना, आइसोलेशन का, सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस का, हॉस्टिलिटी का, उनमें हम ये सारे रूब्रिक्स को कंसिडर करेंगे। जहां पे किसी को बार बार ये लग रहा है कि वो अकेला है, उसको पनिश होना चाहिए, वो खुद को इंजर कर रहा है बार बार, वहां पे हम इन सारे रूब्रिक्स को कंसिडर करेंगे। The next is desire to delusion, desire to escape from oneself. यहाँ पे रेपर्टरी कंप्लीट रेपर्टरी ही है। Delusion, desire to escape from oneself. Delusion, desire to disappear. Delusion, desire to dissolve. Delusion, desire to self-destruct. Delusion, desire to vanish. Delusion, desire to be invisible. Delusion, desire to be annihilated. Delusion, desire to be obliterated. Delusion, desire to be eradicated. And delusion, desire to be exterminated. ये सारे के सारे रूब्रिक्स कंप्लीट रेपर्टरी से लिए गए हैं। यहाँ पे बेसिक ये वो एसेंस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है, फीलिंग ऑफ डिसोसिएशन है, फीलिंग ऑफ सेल्फ नेगोशिएशन है, और इंडिविजुअल्स इन चीजों से सफर कर रहे हैं। तो उन सारे इमोशन को कंप्लीट करने के लिए इन रूब्रिक्स को लिया गया है। लास्ट के 20 रूब्रिक्स जो मैंने सिंथेसिस रेपर्टरी से लिए थे। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्शन। ये 3 रूब्रिक्स बेसिकली उसके चाइल्डहुड के पार्ट को कवर करने के लिए, कि उसने क्या देखा है, उस पेशेंट ने क्या चीज देखी थी। डेल्यूजन बॉडी पार्ट्स, बॉडीज मेड ऑफ ग्लास, ऑब्वियसली उसका आइडेंटिटी का इशू है। डेल्यूजन बॉडी पार्ट लिम्ब मेड ऑफ वुड। डेल्यूजन माइंड एंड बॉडी सेपरेटेड, फीलिंग ऑफ। डेल्यूजन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनिमल। डेल्यूजन एज इफ इन अ क्लाउड। तो बेसिक ये वाला क्या हुआ, आइडेंटिटी का जो इशू है उस पेशेंट का बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, वो है ये। Delusion surrounded by dead, delusion detached feeling oneself to be, delusion wide awake in dream, delusion floating sensation, delusion homosexuality, delusion being inferior, delusion being seen in a mirror, delusion on a higher plane, delusion on a smaller scale, delusion separate parts of body are, delusion shrinking objects, and delusion being split. यहाँ की कुछ रूब्रिक्स वो हैं जो उसके आइडेंटिटी क्राइसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ रूब्रिक्स ये हैं जो ये समझा रहे हैं कि उसको डिटैचमेंट जो फील हो रहा है, उसके लिए आपको कौन कौन सा रूब्रिक ले सकते हो। अब कुछ मेडिसिन जो इनमें से बहुत सारे रूब्रिक्स को कवर करती हैं। द फर्स्ट इज ऑरम मेटालिकम। यहाँ पे हर स्लाइड के नीचे लिखा है कि जो कंटेंट लिया गया कौन से बुक से लिया गया।
ऑरम मेटालिकम बेसिकली मेटालिक गोल्ड से डिराइव होता है, और जहाँ पे एक बहुत डीप एक्शन है इमोशनल और मेंटल लेवल पे। इंडिविजुअल्स जिनको ऑरम मेटालिकम से बेनिफिट होता है, ये वर्थलेसनेस की फीलिंग फील करते हैं, डिस्पेयर फील कर रहे हैं और होपलेसनेस फील कर रहे हैं। बेसिकली अगर ऑरम मेटालिकम को समझें तो इनके में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है। शुरू से ये पूरे परिवार को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग को अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम ये नहीं कर पाए, तुम ये नहीं कर पाए, या बहुत परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि इन्होंने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स बना लिए अपनी लाइफ में, और ये उस हाई स्टैंडर्ड्स को खुद अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से ये सेल्फ क्रिटिसाइज के मोड में आ चुके हैं। ठीक है। और वो हाई सेंस ऑफ ड्यूटी कहीं ना कहीं इनको डिप्रेशन की तरफ प्रोन कर रही है, या एक्सपीरियंस करवा रही है इंटेंस फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्डमनेशन, एंड देन दे कैन परसीव देमसेल्व्स टू हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ देयर ओन एक्सपेक्टेशन। ये जो खुद के लिए एक्सपेक्टेशन इन्होंने बना रखा था, क्योंकि इनका बहुत हाई सेल्फ क्रिटिकल नेचर है, इस वजह से फिर ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये कंटेंट जो लिया गया है इसमें की ऑथर जेम्स टाइलर केंट और विलियम बोरिक। नेक्स्ट इज नाट्रम यूरेटिक। नाट्रम्यूर हम सभी जानते हैं कि टेबल सॉल्ट से बनने वाली मेडिसिन है, जो कि वैसे इंडिविजुअल्स के लिए जिनके एक्सपीरियंस में ग्रीफ है, जहां पे ग्रीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल ट्रॉमा अगर मिला है पर्टिकुलरली किसी रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे नाट्रम्यूर हमेशा ही होगी। यहाँ पे डिफिकल्टी होती है एक्सप्रेस करना और इमोशन को प्रोसेस करना। तो नाट्रम को हमेशा प्रॉब्लम होता है कि वो किसी इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करे, वो कैसे समझाए लोगों को कि वो उनसे प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब भी किसी अच्छे फिलोसफर ने नाट्रम को समझाया है, तो वो यही बताते हैं कि नाट्रम बीच में है और उसने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर रखी है। नाट्रम म्यूरेटिकम क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए ये स्ट्रगल करते हैं इंटीमेसी के साथ और इमोशनल कनेक्शन के साथ। तो बेसिकली नाट्रम म्यूर वो वाला बॉक्स टिक कर रहा है जहां पे इंटीमेसी के साथ प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप के बॉन्ड के साथ प्रॉब्लम है, जिनके हिस्ट्री में डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल ट्रॉमा होगा। और आगे चल के अगर आपको ये दिख रहा है कि रिजर्व्ड है, डिस्टेंट एक तरीका है खुद को प्रोटेक्ट करने का, ताकि आपको और दुख न मिले, क्योंकि आपको हिस्ट्री में ग्रीफ मिल चुका है बार बार। तो बेसिकली नाट्रम इसलिए दूर हो जाता है ताकि अब मुझे और दुख नहीं मिले। दे मे हैव अ डीप लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन एंड इंटीमेसी, बट मे स्ट्रगल टू ट्रस्ट अदर्स और ओपन देमसेल्व्स अप इमोशनली। तो क्योंकि इनको चाहिए, ऑब्वियसली हर किसी को चाहिए कि उसको एक अच्छा कनेक्शन मिल जाए, एक अच्छा इंटीमेट पार्टनर मिल जाए, लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से खुद को बॉटल अप किया है, तो इनको ये भी नहीं पता कि अप्रोच कैसे करें। और साथ में ये डर भी है कि कहीं फिर से वैसा ही ना हो जाए जैसा इससे पहले हो चुका है, तो इस वजह से खुद को ओपन अप करने में इनको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जो की ऑथर है वो कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग है और मार्गरेट टाइलर। स्टेफाई सेग्रिया जो मेडिसिन है, ये डेल्फिनम स्टेफाई सेग्रिया प्लांट से बनती है, एंड इज नोन फॉर इट्स एक्शन ऑन इमोशनल एंड मेंटल लेवल्स। तो अगर हम फिर वही स्टेफाई सेग्रिया के इमोशनल लेवल की बात करें, तो यहाँ पे सप्रेस्ड इमोशन, रिजेंटमेंट और इंडिग्नेशन बहुत साफ होगा। इंडिग्नेशन कैसा कि बहुत सारी चीजें उनको बोली गई हैं और वो वेक्स्ड हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। इंडिविजुअल्स जिनको स्टेफाइसेग्रिया से बेनिफिट होगा, इनमें क्या क्या चीजें हमें दिखेंगी? अ हिस्ट्री ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज। तो जिसके आपको हिस्ट्री में इमोशनल और फिजिकल अब्यूज दिख सकता है, वहां पे स्टेफाइसेग्रिया हो सकती है। लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, रिजेंटमेंट एंड सप्रेस्ड एंगर एंड विक्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे पावरलेसनेस हो सकता है, रिजेंटमेंट हो सकता है, एंगर सप्रेस्ड, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा एंगर सप्रेस होता है स्टेफाइसेग्रिया के अंदर, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम जैसा महसूस करवा रही होती है। They may have a difficulty asserting themselves and may internalize their anger or frustration. इसीलिए जब जो इनका बॉटल्ड अप एंगर है वो सडन आउटबर्स्ट के फॉर्म में निकलता है, और वो जो एंगर है वो सडन आउटबर्स्ट के फॉर्म में निकलेगा। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस है जस्टिस के लिए, और इनको बार बार ऐसा लगता है कि इनकी जो बाउंड्रीज हैं क्रॉस की गई हैं, और ये सेंस ऑफ बिट्रेयल को बार बार फील कर रही होती है। तो अगर ऐसा पेशेंट बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रूब्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां पे स्टेफाइसेग्रिया मैच करेगा। यहाँ पे की ऑथर्स हैं हनीमैन, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग एंड जेटी केंट। लास्ट टू मेडिसिन आई थिंक, नहीं, दो और हैं, सॉरी। इग्नेशिया हमारा, इग्नेशिया स्ट्राइकनस इग्नाटी ट्री से बनती है, और जहां पे एक्सपीरियंस है एक्यूट ग्रीफ का, डिसअपॉइंटमेंट का और इमोशनल शॉक का। यहाँ पे मूड स्विंग्स, क्योंकि जिसने भी इग्नेशिया पढ़ा है उसको पता है कि इग्नेशिया की मूड स्विंग्स बहुत इजी हैं, तुरंत बहुत अच्छा महसूस करने लगते हो, तुरंत बहुत दुख महसूस हो जाएगा। तो इग्नेशिया के इंडिविजुअल्स जो है, ये अपने आप को एक मतलब अपना सारा का सारा इमोशन सप्रेस कर लिए हैं और ऊपर एक ब्रेव फेस दिखाते हैं, और इसी वजह से इनको जो इनर टर्मोइल है उस चीज को एक्सप्रेस करने में और दुनिया को दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
यहाँ पे बार बार एक्यूट ग्रीफ आएगा, लॉस आएगा, इमोशनल शॉक होगा, और बाद में इस यही चीज कंट्रीब्यूट करेगी मूड स्विंग के लिए, सेंस ऑफ इमोशनल वल्नरेबिलिटी के लिए, और डिफिकल्टी है कोपिंग विद लॉस और चेंज. This may oscillate between period of intense sorrow and attempt to put on a brave face. Lycopodium, derived from spores of club moss. यहाँ पे कॉम्पन, अगर हम फिर लाइको को समझें तो लाइको एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, और इस चीज के लिए बार बार कोशिश करते हुए अगर वो गिर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम फील हो रहा है, फियर ऑफ फेलियर फील हो रहा है, और परफॉर्मेंस में एंजाइटी फील हो रही है. और ये जो इनसिक्योरिटी इसने बना ली इस चीज को लेने के लिए, वो अडॉप्ट करने के लिए बाहर तो एक बहुत कॉन्फिडेंस दिखाने वाला है, लेकिन अंदर बहुत सारा डर और बहुत सारा इनसिक्योरिटी बना के बैठेगा, ठीक है, कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी वर्दीनेस क्या है, कहीं मैं एडिक्वेट तो हूँ इस कंपटीशन में बैठने के लिए या इस रिलेशन में जाने के लिए. तो अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, लेकिन बाहर एक बहुत कॉन्फिडेंट एक्सटीरियर है. लाइकोपोडियम इंडिविजुअल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि लोग इनको पहचाने, लोग इनको वैल्यू करें और इनकी सक्सेस को देखें, और वो अपनी एबिलिटीज को बार बार डाउट कर रहे होते हैं. इनके अंदर स्ट्रॉन्ग नीड होती है वैलिडेशन के लिए, और वो भी स्पेसिफिकली किसी अथॉरिटी फिगर से. इसीलिए वो वाला रूब्रिक आता है कि स्ट्रॉन्ग टू सॉरी सुपीरियर के लिए बहुत अच्छे हैं और इंफीरियर के लिए बहुत बुरे हैं. तो वो वाले इसलिए क्योंकि ये आसानी से किसी भी अथॉरिटी फिगर से इंटिमिडेट हो जाते हैं, और इनको स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन चाहिए कि कोई दूसरा मेरी तारीफ करे कि हाँ हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो. इस चीज में एक रूब्रिक अगर मैं बताऊं तो सल्फर और लाइकोपोडियम के लिए एक रूब्रिक है कि अगर इनकी कोई तारीफ करे तो ये अपना सब कुछ उसको दे सकते हैं. सिंथेसिस रिपोर्टरी में रूब्रिक है फ्लैटरिंग का, उसमें अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ सब रूब्रिक जो ये बताता है कि अगर सल्फर के और लाइकोपोडियम की कोई दिल से तारीफ करते हैं या बहुत सारी तारीफ करे तो अपना सब कुछ उसको दे सकते हैं. फूजा ऑक्सीडेंटलिस. फूजा बेसिकली एक ऐसी मेडिसिन है जहां पे उसने बहुत सारा ट्रॉमा अपने पीछे देख रखा है, बहुत सारा रिजेक्शन देख रखा है, और बहुत सारा आइसोलेशन का और फियर ऑफ अबैंडनमेंट का डर बना हुआ है अंदर, ठीक है. तो इस वजह से ये अपना ऑथेंटिक कनेक्शन कभी बना नहीं पाती है, इसीलिए इसको हमेशा ही एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस रहेगा. पूजा में हमेशा ही अंदर एक डर, एक खालीपन कि कहीं लोग मुझे छोड़ ना दें, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, या लोगों से डिस्कनेक्शन हमेशा ही फील होता है. यहाँ पे ट्रॉमा या अब्यूज की हिस्ट्री हो सकती है, और एक्सेंट्रिक बिहेवियर या अनयूजुअल बिलीव्स देखा जाएगा, क्योंकि पूजा को बिलीव्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मतलब और चाहे रिलीजियस चाहे नॉन रिलीजियस, बट बहुत सारे बिलीव्स दिखेंगे पूजा में. पूजा इंडिविजुअल हमेशा ही अपने आप को मिसअंडरस्टूड फील करेंगे और एक आइसोलेशन की फीलिंग इनके अंदर रहती है. नाट्रम कार्ब. नाट्रम कार्ब बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको बहुत सारा सैडनेस, आइसोलेशन, डिससेटिस्फैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे नाट्रम भी है और कार्बन भी है, तो इसलिए इनके अंदर दोनों वाले जो सिम्टम्स है वो प्रोमिनेंट आ जाएंगे. तो इस वजह से इनको डिससेटिस्फैक्शन अगर है, सेंस ऑफ स्ट्रेंजमेंट है कि मतलब लोग मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं, या अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, डिसफंक्शनल फैमिली में पैदा हुए हैं, तो फिर ऐसे लोगों में हमें नाट्रम कार्ब दिख जाएगी. इन इंडिविजुअल्स के साथ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम रहता है, डिफिकल्टी रहेगी फॉर्मिंग इन क्लोज रिलेशनशिप्स, ओवरवेल्म्ड होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, और अपनी फीलिंग्स को बार बार सप्रेस करने की आदत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन में भी सेम सिम्टम्स आते हैं और नाट्रम में भी सेम सिम्टम्स आएंगे, तो इसलिए ये इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते ज्यादा, ये ज्यादातर अपने इमोशंस को अंदर दबा के बैठने में बिलीव करते हैं. द लास्ट मेडिसिन ऑफ द डे, स्ट्रामोनियम. स्ट्रामोनियम डिराइव होती है धतूरा से, एंड इट इज इंडिकेटेड फॉर इंडिविजुअल्स हु एक्सपीरियंस इंटेंस फियर, एंजाइटी एंड पैरानोइया. यहाँ पे इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑब्वियसली हो सकते हैं, लेकिन जो बार बार सुसाइडल बिहेवियर था ना, कि थ्रेटन करना लोगों को कि मैं मर जाऊंगा, या डेंजर्स के अगेंस्ट में बिहेव करना, वो वाला जो सिम्टम है वो स्ट्रामोनियम टिक कर देगा. अ सेंस ऑफ बीइंग थ्रेटेंड एंड मे फील कॉन्स्टेंटली ऑन गार्ड अगेंस्ट परसीव डेंजर्स. इनको बार बार लगता है कि किसी डेंजर में है और इनको उस डेंजर के अगेंस्ट बिहेव करना है. अग्रेसिव या वॉयलेंट बिहेवियर आना, और बार बार अपने आप को थ्रेटेंड या वल्नरेबल फील करना स्टामोनियम में कॉमन है. स्टामोनियम के इंडिविजुअल के अंदर स्ट्रॉन्ग नीड होती है कंट्रोल के लिए, ट्रस्ट के लिए और इंटीमेसी के लिए, इसीलिए ये इस इंटीमेसी को एग्जिबिट कर सकते हैं अग्रेसिवनेस से और डिफेंसिव बिहेवियर से. इसीलिए बार बार जो हम क्लिंगिंग नेचर पढ़ रहे थे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, स्टामोनियम में एक रूब्रिक है जहाँ पे ये बोला जाता है कि बच्चा जो है वो रात में कुछ भी पकड़ के बैठना चाहेगा, किसी को पकड़ के सोना चाहेगा, अंधेरे से डरेगा, तो वो जो सिम्टम्स है ना वो कहीं ना कहीं स्टामोनियम टेक कर देगा. एंड इस तरीके से आज का लेक्चर खत्म होता है. बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे मेरे हिसाब से यही सब था. अब अगर किसी को कुछ पूछना है या अपना कमेंट देना है तो प्लीज गो. बहुत अच्छा मनीष जी, आपने बहुत अच्छा बताया. एक चीज है, आप सिपिया को क्यों छोड़ दिए?
सर ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन हो गई थी और थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो रहा था, इसलिए मतलब कुछ मेडिसिन को ड्रॉप किया गया है। जो सेंट्रल थीम में जो आप लेकर के चल रहे हैं, तो जब नेट्रम्यूर की चर्चा की है तो सिपिया की चर्चा तो होनी चाहिए थी। जी सर। सर सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर पे आएंगे तो फिर नक्सोमी का भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, बट वो हाँ, बात वही है फिर कि मतलब क्योंकि बहुत सारा बन गया था स्लाइड, तो फिर आई थॉट कि 1 घंटा ही है हमारे पास, तो उस हिसाब से मैनेज करके चलना था। आज बहुत अच्छा आपने बताया, और बहुत सारे रूब्रिक्स भी मैं भी जो आप जो बता रहे थे, तो मुझे कई एक रूब्रिक्स मेरे दिमाग में घूम रहा था। और खास करके जैसे आपको ये कहते हैं कि एक नेग्लेक्टेड फीलिंग्स, एक ये बात आती है, तो फोर सेकेंड फीलिंग को आपने जिक्र किया है क्या? एबंडेंट नहीं सर। एबंडेंट क्या है? हाँ, सर ज्यादातर रूब्रिक्स मैंने वही लिए जो डेल्यूजन में कहीं ना कहीं आ रहे थे। मैंने तो मतलब आप जनरल रूब्रिक्स जैसे फॉर हाँ, सेकेंड इसको फीलिंग या हाँ नहीं, लेकिन आप तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो डेल्यूजन ही को क्यों हमेशा क्यों बोलेंगे? नहीं सर, ऑब्वियसली सिर्फ डेल्यूजन को नहीं ले सकते, बट मैंने ज्यादातर इसमें जो डेल्यूजन का पार्ट था ना वो पढ़ने की कोशिश की थी, बेसिकली रिसर्च करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा डाइविंग किया था डेल्यूजन में, तो इसलिए वो वाले रूब्रिक ज्यादा लिखे। हाँ हाँ। लेकिन मैं आपका प्राइमरी फोकस मैंने देखा कि आपने डेल्यूजन से इसको एसोसिएट किया है। यह ठीक है, एक एस्पेक्ट इसका है उसको, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि डेल्यूजन और रियलिटी में, इनमें कुछ रियलिटी भी है। तो रियलिटी के लिए आपको इसी डेल्यूजन के अंदर में जो रूब्रिक्स दिए हुए हैं, उसको आप जनरल में भी ले सकते, मैंने माइंड के अंदर भी ले सकते हैं। जैसे फोर सेकेंड फीलिंग है, फिर आपको चेंजेबल मूड है, ऐसे मूड चेंजेबल करके है, अल्टरनेटिंग मूड है, रिपल्सिव मूड है, ऐसे बहुत सारे। इम्पल्सिव, एक इम्पल्सिव बड़ा अच्छा रूब्रिक्स है। मॉर्बिड इम्पल्सिव भी बहुत अच्छा रूब्रिक्स है। तो इस तरह के ये एक एरिया को आपने टच किया है, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया है, और बहुत ही बढ़िया ये हम लोगों के आपका प्रेजेंटेशन रहा। और चूंकि आप इस सब्जेक्ट पर काफी काम कर रहे हैं, तो एक ये सब्जेक्ट को का जैसे आपने एक पहले स्केल का लिया, अब इसके बाद में आगे का जो है सो हम लोग इसको कैसे आप इसके लिए अगला लेक्चर के लिए इसमें अगर आप करना चाहिएगा, तो कौन सा टॉपिक को आप इसमें सिलेक्ट कीजिएगा इसी से रिलेटेड? सर आई थिंक मैं अभी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में 3 और 3 6 भी और बचे हुए हैं, तो मुझे हाँ, वही अगर तो मैं आगे भी समझाना होगा तो आपको मैं उन्हीं बाकियों को कंप्लीट करूंगा। हाँ, मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसी सीरीज में, जैसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी को आपने कवर किया, तो सेकंड स्ट्रेटेजी और थर्ड स्ट्रेटेजी में भी अब आप सेकंड स्ट्रेटेजी में भी इंटर कीजिएगा, तो आपके लिए जी बहुत सर। अच्छा रहेगा। और साथ में लोगों को भी इसका एक पूरा अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप करेगा। और जी जो सर। एक अपने थीम दिया है इस बात को, ये होम्योपैथी के लिए आज मैं पूरे दिन आपको यशोभूमि में मैं था, और वहाँ लेक्चर सुन रहा था काफी। और मुझे आज आज का दिन तो चूंकि राष्ट्रपति नहीं आई थी, तो ये खाली सेशन ही सेशन हो रहा था, तो मुझे एनआईएच के बहुत सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे, एनआईएच के। और उसमें जी सर। ये आप जो आज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी आप बोल रहे हैं, वह बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी उसके अंदर में एक केस उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो आज अच्छा। संजोग था कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी भी हम लोग सुन लिए, और उसका उसका केस भी मैंने देखा। ये मेरे लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो बहुत अच्छा है। और आप इसी तरह से आप एक अपना समय को बनाते जाइए, और हम लोग इसको आगे करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि कोई सवाल कर नहीं रहे हैं। एक 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 देखते हैं कोई है सवाल सवाल। अ, नहीं, सवाल नहीं है। अ, अ, इसी पर नूतन जी आप कुछ कहेंगे? नूतन जी। जी सर, जी सर। नहीं सर, बहुत ही अच्छा था। इसमें कोई कमी नहीं थी। प्रिय मनीष ने बहुत अच्छा डिटेल में साइको एनालिसिस कवर किया, इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई, टाइप्स, सब कुछ, रूब्रिक्स, सब कुछ कवर किया। आपने शायद एक रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक, क्योंकि मैंने देखा है जो पर्सनालिटी डिफॉर्म्ड हो जाती है शॉक लगने से, या फिर लूजिंग डियर वन। अब मुझे मालूम नहीं, तो पता नहीं आपने उसमें दिया कि नहीं। लिया था तो मैम। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। और मुझे नहीं थैंक यू लगता मैम। कि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है,
मैं फिर भी आग्रह करूंगी कि कोई कुछ पूछना चाहता है तो सवाल टाइप करें अपना। हाँ, एक चीज मैं और रिक्वेस्ट करूंगा, जहाँ जितने भी ऑडियंस हैं, क्योंकि अ, आप ऑडियंस का भी इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, तो आप इसमें किस सब्जेक्ट पर ज्यादा लेक्चर चाहते हैं, ये भी आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या नूतन जी के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या नहीं तो मनीष जी के व्हाट्सएप पर या दीपमाला जी के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग जब डेली एक न कोई हम लोग के पास में ऐसा मौका है कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ हम लोग ले आ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को ऑडियंस का क्या इंटरेस्ट है, जिससे कि इसका जी इंटरेक्शन हम लोगों का काफी बढ़े, जी ये सर। बहुत जी सर। जरूरी है। हाँ, तो मनीष, ये मनोज जी, डॉक्टर मनोज जीएस जो है सो टाइम का रिमाइंडर दे रहे हैं, और समय समाप्त भी हो चुका है। नूतन जी, आप इनको धन्यवाद जी देते हुए सर। सेशन को क्लोज कीजिए, मनोज ये जी को जी सेशन हैंड ओवर सर, कर दीजिए। ये जो साइकोलॉजी की सीरीज आप शुरू कर रहे हैं डॉक्टर मनीष, बहुत आपका स्वागत है। आप इसे कंटिन्यू करेंगे इस आशा के साथ मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। और मनोज जी, आपको अभिनंदन, आपको सभी को एक बार फिर वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर शुभकामनाएं। ओवर टू यू मनोज जी। थैंक यू।